नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कमोडिटी में टर्मरिक पे खास करके एक यहाँ पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि टर्मरिक ने यहाँ पे रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है। और ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी शुरुआत किसी भी शुभ चीजों से लेके खाने के मतलब खाने में इसके बिना कोई चीज भी पूरी नहीं होती है। तो आज बात करेंगे टर्मरिक की कि क्या ऐसा कारण रहा है कि ये बिल्कुल हायर जोन पे आपको रिकॉर्ड हाई पे आती हुई दिख रही है। क्या किसान भाइयों को यहाँ पे अच्छा मुनाफा मिलने वाला है इस साल, या फिर ट्रेडर्स को भी यहाँ पे सतर्क होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है ये किसान भाई को लेकर, ट्रेडर्स को लेके और हमारे डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उन सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। और इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी ग्लोबल लेवल से आपको शुरुआत करके दे, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट की जानकारी तो आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आती है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिल पाती है टर्मरिक को। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल मतलब एनालिसिस लिया है और मार्केट आउटलुक लिया है, ग्लोबल का भी डेटा लिया है और ट्रेड डायनामिक्स लिए हैं। ग्लोबल डेटा अगर आप देखेंगे तो भारत आपको बड़े मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्थान पे बैठा हुआ दिखेगा, क्योंकि जो 80% हमारा ग्लोबल शेयर है इसमें, और प्रोडक्शन का 80% जो है वो हम यहाँ पे देते हैं पूरी दुनिया को। यानी कि हम यहाँ पे सबसे की प्लेयर जो है वो नजर आते हैं। ग्लोबल आउटपुट अगर देखा जाए तो 13 लाख टन का हमारा है, जबकि इंडिया जो है मतलब हमारा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की भी बात यहाँ पे करेंगे तो इंडिया का है। हम ग्लोबल टर्मरिक लीडर है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ कौन से, हमारे अलावा कौन से लोग हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं? ये चाइना है, म्यांमार है, नाइजीरिया है और बांग्लादेश है। तो ज्यादा आप समझ जाइए कि एशियन कंट्रीज में ही इसकी जो पैदावार होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत आपको नाइजीरिया साइड में मिल रहा है। अब यहाँ पे जब भारत की बात होती है तो जब आपको टर्मरिक में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको किन राज्य की तरफ देखना चाहिए? तो वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। इसके बाद अगर डिमांड सप्लाई सिनेरियो अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि आप 80% पूरे मतलब दुनिया का आप टर्मरिक मतलब पैदावार कर रहे हैं और आप इतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप इसको बाहर भेज रहे हैं। तो बाहर इसकी कितनी डिमांड है, हर साल बढ़ रही है, वो आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि आपको इसकी कितनी पैदावार करनी चाहिए। तो बाहर का जो डिमांड है वो 5.5% के CAGR से, यानी कि हर साल ये 5.5% से इसका डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर आपको पता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहां पे बड़ा है, फंक्शनल फूड से बड़ा है। इसके बाद आपको पर्सनल केयर में, कॉस्मेटिक्स में, हर जगह यहाँ पे हल्दी का जो यूज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और लोगों की बढ़ती हुई अवेयरनेस और उनका मतलब कि खरीदने का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे इसके प्राइसेस जो है वो हायर साइड है। अब डोमेस्टिक डिमांड जो है वो फर्म है हमारा, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस ब्लेंडर्स है वो भी ले रहे हैं, FMCG कंपनीज भी ले रही हैं और स्टॉकिस्ट भी ले रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि जब यहाँ पे मॉनसून सीजन हिट करता है और उसके साथ आता है हमारा फेस्टिवल सीजन और फिर वेडिंग सीजन, तो ये स्पाइसेस मार्केट के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम होता है, जब हम लोग यहाँ पे लगातार अपने ईटिंग पैटर्न में चेंजेस देखते हैं। तो मॉनसून से शुरुआत होती है, फिर यहाँ पे आपको फेस्टिवल सीजन आ जाता है, फिर आपको आता है वेडिंग सीजन, और फाइनली जो हमारा आता है, जो सबसे ज्यादा स्पाइसेस को यहाँ पे ड्राइव करता है, वो होता है हमारा सर्दियों का समय, जब हम खास करके मसाला ज्यादा खाते हैं, अपने कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आता है। अब की डेस्टिनेशन हम एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं? बांग्लादेश को कर रहे हैं, UAE को कर रहे हैं, US को कर रहे हैं, मलेशिया, मोरक्को, ईरान, यानी कि पूरे वर्ल्ड मैप पे हम देखें तो हर जगह इंडिया है जब टर्मरिक एक्सपोर्ट की बात आती है। फिर हमारा क्या है कि हाई वैल्यू वेस्टर्न डिमांड यहाँ पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि टर्मरिक एक मतलब ये भी बहुत बड़ा कारण है कि टर्मरिक अभी आपको इतना रिकॉर्ड हाई पे आई है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंसर्न आ रहा है। तो क्वालिटी कंसर्न आता है मतलब कि जब बाहर डिमांड निकल के आती है और हमारे पास क्वालिटी स्टॉक कम होता है तो प्राइसेस जो है वो हायर साइड पे रहता है। अब यहाँ पे खरीफ की जो सोइंग है वो यहाँ पे मतलब कि चल रही है सोइंग, आपको मतलब कि अच्छी खासी हो रही है, लेकिन मॉनसून जो है वो यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। मॉनसून इरेटिक है, कहीं पे ज्यादा हुआ है तो फसल खराब होने की बात हो रही है। तो एक चीज तो है कि खरीफ की सोइंग है वे हाई प्राइस साइकिल जोन होता है, जिसमें कि लोग मतलब कि बिजाई के लिए भी खरीदते हैं और यहाँ पे हमारा
प्रीवियस जो स्टॉक है वो भी खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ये किसान को बताता है कि कितना पैदावार करना है। मॉनसून और एल नीनो दोनों इस बार बहुत क्रिटिकल है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून इस बार कम होने की उम्मीद है लेकिन वहां पे ज्यादा हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जबकि एल नीनो की भी यहाँ पे बात हो रही है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा प्राइसेस पे आता है, क्योंकि ये सोइंग पैटर्न को यहाँ पे डैमेज करता हुआ नजर आता है। कैरी फॉरवर्ड हमारा कितना रहेगा, कि कई बार ऐसा होता है, मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊंगी कि आपको पैदावार कम है लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड ज्यादा आता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे प्राइस का आउटलुक नियर क्या है, साइडवेज टू फर्म है, यानी कि रिकॉर्ड हाई पे भी यहाँ पे लग रहा है कि एक करेक्शन लेगी लेकिन फर्म ही प्राइस यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि थोड़ी तेजी जो है ये यहाँ पे बनती हुई नजर यहाँ पे आ सकती है। तो नियर प्राइस सेंटिमेंट्स जो है वो आपको क्यों मतलब वो कर रहा है। अब यहाँ पे पीक पोस्ट अराइवल वाला समय जो है वो यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा मतलब कि डाउनवर्ड प्रेशर जो है अराइवल पे आ रहा है, यानी कि अराइवल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब निकल के नहीं आ रहे हैं। स्टडी एक्सपोर्ट इंक्वायरीज जो है वो यहाँ पे आ रही है, ये किसी भी शार्प डाउन साइड को फॉल को रोक रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हॉर्मुज भी यहाँ पे खुला था और नए रास्ते जब यहाँ पे बन रहे हैं शेप रूट्स, तो ये थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बेहतर होता हुआ नजर आया है। फिर क्या है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो यहाँ पे नजर आया है और जो प्रोसेसर्स हैं वो खरीद रहे हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों ने प्राइसेस में सपोर्ट आता हुआ देखा है। और एनसीडीएक्स फ्यूचर्स जो है वो आगे का अगर फॉरवर्ड कर्व ले तो उन्होंने एक पॉजिटिव यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिया है, यानी कि आने वाले महीने में आपको टर्मरिक थोड़ा सा तेजी अभी और बरकरार रह सकती है। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल प्रोडक्शन मैंने आपको बोल दिया कि इतना 13 लाख 13.5 लाख टन का एक मतलब की है पर एनम का। 80% हम यहाँ पे हैं मतलब कि ग्लोबल पार्टनर है, यानी कि इतना हमारा कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है ये अभी $5 बिलियन की इंडस्ट्री है, लेकिन 2035 तक 5.5 CAGR के हिसाब से ये 8.4 बिलियन की डॉलर की इंडस्ट्री होने जा रही है, यानी कि यहाँ से ये लगभग दुगुना होते हुए नजर आएगी और ये मार्केट बहुत फ्लरिश होने जा रही है। टॉप स्टेट मैंने आपको बता दिया है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम एनुअली 1.5 से लेके 1.7 लाख टन का होता है। इस बार संभावना है कि ये 2 लाख टन तक भी हो सकता है। कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हम लोग बात कर चुके हैं। डोमेस्टिक जो होलसेल प्राइस का मंडी का होता है वो 12 साढ़े 12 हजार से 17 हजार का एक मतलब कि एवरेज प्राइस मैंने लिया है वो होता है। लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी जिसकी यहाँ पे डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में, वो 15.5 से 36 हजार टन के करीब भी यहाँ पे जाती है। जबकि एक्सपोर्ट का एफओबी प्राइस रेंज आपको $1.28 से लेके $1.81 पर केजी के हिसाब से होता है। अब आपको ये ना समझ में आए तो आप इसको जैसे ही आप 96 या 95 अपना डॉलर रुपया से कन्वर्ट करेंगे तो आपको प्राइस मिलता हुआ नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सीजन वाइज किस तरीके से पैदावार हुई है, क्या क्या यहाँ पे एंडिंग स्टॉक्स हुए हैं। तो 2021-22 में प्रोडक्शन यहाँ पे काफी हुआ था लेकिन कंजम्पशन भी उसके हिसाब से ज्यादा था। एक्सपोर्ट भी यहाँ पे काफी बढ़िया हुआ था, तो एंडिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं था प्रोडक्शन के हिसाब से। 22-23 में प्रोडक्शन कम हुआ लेकिन कंजम्पशन बना रहा, बहुत ज्यादा कम नहीं था। एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ तो एंडिंग स्टॉक्स पे यहाँ पे काफी दबाव आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन में काफी फर्क आ गया। 23-24 में अब आप देखेंगे कि प्रोडक्शन और भी ज्यादा कम हुआ था, कंजम्पशन भी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और ये कोविड के बाद वाला समय था तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था क्योंकि कोविड में डिमांड बढ़ी थी। इस बात का भी हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ, यहाँ एक्सपोर्ट भी कम हुआ और इंडियन स्टॉक्स फिर भी यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि लगातार हम लोगों ने प्रोडक्शन को कम होता हुआ देखा और लोग यहाँ पे दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि टर्मरिक प्राइसेस लोअर साइड आ गई थी। 24-25 में प्रोडक्शन फिर से बढ़ा, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ा है और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। फिर यहाँ पे एंडिंग स्टॉक्स थोड़ा सा कम होता हुआ नजर है, यानी कि कुल मिला के एंडिंग स्टॉक्स जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे 26 में और भी कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब है कि ये बातें तो हो गई कि रिकॉर्ड हाई प्राइस पे यहाँ पे आ गया, लेकिन अब क्या। तो अब आपको मंथ वाइज जानना होगा कि मंथ वाइज जो है कमोडिटी कैसा ट्रेड करती है हल्दी। फरवरी से मई का जो महीना होता है ये पीक हार्वेस्ट वाला समय होता है, जो कि हम अब उसको बिता चुके हैं। इसमें करेक्शन वाला टाइम आता है और उसमें करेक्शन होता है, प्राइस कंसोलिडेट करते हैं और ये समय खरीदारी का नहीं होता है, बिकवाली का होता है। क्योंकि एपीएमसी से भी यहाँ पे जो लार्ज वॉल्यूम है वो आती है और टेम्पररी यहाँ पे सप्लाई मतलब कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर आता हुआ दिखता है प्राइसेस पे। और जून जुलाई का जो समय होता है
और जून जुलाई का जब समय होता है, ये मॉनसून और सोइंग का समय होता है। ये बताता है कि आने वाले समय में हमारा फसल कैसा रहेगा। तो इसमें आपको अपवर्ड मूवमेंट नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके बाद हमारा जो स्टॉक होता है वो भी खत्म होता हुआ नजर आता है, और स्टॉक्स यहाँ पे हमारे पास कम रह जाता है। और इसके बाद हमारा डिमांड धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, तो सप्लाई टेपर होता है। ओल्ड जो स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आते हैं, और मॉनसून के बाद यहाँ पे प्रोग्रेस के साथ प्राइसेस बढ़ते हैं। और इरेटिक रेनफॉल यानी कि ज्यादा बारिश हो गई या कम बारिश हो गई इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, तो आपको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्राइसेस हायर साइड जाते हैं, क्योंकि वो हमें रीसोइंग का चैलेंज देता है, यानी कि दोबारा से हमें पौधा को लगाना होता है। अब अगस्त से नवंबर तक का, तो ये सब तो हम बिता चुके हैं, जुलाई के हाफ में हम आ चुके हैं। अगस्त और सितंबर की नवंबर की जब हम बात करें तो ये लीन और ड्राई सीजन होता है, यानी कि इस समय बहुत ज्यादा हल्दी अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पे प्राइसेस आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये फॉर्म टू बुलिश होता है। सप्लाई बिल्कुल ड्राई साइड जाता है, ओल्ड क्रॉप की इन्वेंट्री कम होती हुई दिखती है। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि फेस्टिव स्टॉक एक्यूमुलेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, यानी कि त्योहार से पहले जो लोग खरीदना शुरू करते हैं, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, वो यहाँ पे शुरू होती है। तो ये आपको बहुत फर्म टाइम होता है, यानी कि हल्दी में रिकॉर्ड हाई तो आया है, करेक्शन भी आना चाहिए, लेकिन बहुत करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्म टू बुलिश जोन में जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको बाइंग जो है वो बनती हुई नजर आएगी। लेकिन दिसंबर जनवरी ये हमारा क्या होता है, प्री हार्वेस्ट एंटिसिपेशन होता है। यहाँ पे क्रॉप की हल्की हल्की शुरुआत भी होती है, और यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होना शुरू होता है। तो ये ओवरऑल टर्मरिक मार्केट का एक अपडेट था, लेकिन ये अपडेट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे हम एक बार प्राइस आउटलुक की बात नहीं कर लेते। तो सबसे पहले मैं आपको हल्दी का चार्ट दिखाना चाहूंगी, और ये चार्ट मैंने 2013 से लिया है। अगर थोड़ा सा आपके पास समय हो तो मैं दिखाना चाहूंगी कि जब हल्दी की शुरुआत हुई थी ना, तो हल्दी की शुरुआत हुई तो एक बार ही क्यों ना हम 2005 में देखें कि हल्दी का स्तर क्या था। हल्दी 3,000 की थी। जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं उनसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हल्दी 3,000 की थी। लो लगा था हमारा 2,000 का। इसके बाद 2000 यहाँ क्रॉप कम हुआ था हमारा, और कंजम्पशन काफी बढ़ा था। ये 16,000 से कमोडिटी आ गई थी। और आप सोचिए कि 2,000 की जो कमोडिटी थी 2007 में, वो यहाँ पे इसने कितना कमाई करके दिया था, वो 16,000 आया। और यहाँ से ही जब प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, और इसके बाद इसने बहुत डाउनफॉल आता हुआ देखा था, और फिर हम 16,000 से इसे 3,000 की कमोडिटी को होता हुआ देखें। और ये लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था, जहां अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूवमेंट्स आ रही थी। लेकिन ये जो 22-23 का था, ये डिफाइनिंग मूव था, जब हम लोगों ने टर्मरिक में बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ देखा था। कारण था कि प्रोडक्शन कम था, डिमांड कंजम्पशन ज्यादा था। और जो कारण थे, एल नीनो, इरेटिक रेन्स, जो इस साल आपको नजर आ रहा है ना, वही उस साल हमें देखने को मिला था। और यहां से शुरू होती है एक नई कहानी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 महीने में अपना टर्मरिक 13,000 14,000 के लेवल से जा चुका है 21,000 के लेवल पे, और ये बना चुका है अनचार्टेड टेरिटरी में, यानी कि ये बना चुका है रिकॉर्ड हाई। अगली तैयारी इसकी रहेगी 24,000 पे, लेकिन संभलना है। अभी फिलहाल फिलहाल आपको ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि टेक्निकल पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा आरएसआई जो है ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है। जब भी ये 76 के करीब गया है ना, आपने एक डाउनफॉल देखा है, और अभी आप देखें तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम डाउन अपसाइड आपको 22,000 तक आएगा। उसके बाद एक करेक्शन लेगी कमोडिटी, जो हेल्दी करेक्शन होगी, और फिर से बाइंग आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा लेवल आपके लिए फिर से एक बढ़िया अट्रैक्टिव लेवल रहेगा, वो मुझे लग रहा है ये आपको होना चाहिए करीब करीब 19,000 का। अगर 1-2 हजार पॉइंट करेक्शन आता है, पैनिक नहीं होइएगा, क्योंकि वहां से टर्मरिक एक बार फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। और होप सो इस साल जो है टर्मरिक के किसान भाइयों के लिए एक बेहतरीन साल होगा, जहां वो अपने मतलब क्रॉप का एक बढ़िया भाव आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट जरूर करिएगा कि टर्मरिक में आप किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, या आप वायदा बाजार पे ट्रेड करते हैं, या फिर स्टॉकिस्ट हैं। थैंक यू।